Hey guys, today we are discussing about time series in econometrics and my name is Rahul Sharma, UGC Net Economics and the basic purpose of a time series जहाँ पर दोस्तों हम किसी भी एक वेरिएबल्स का एक लंबे टाइम तक डाटा कलेक्ट करते हैं और हम प्रयास करते हैं कि हम उसके एक मीन फाइंड आउट करें जिसके बिहाफ पर हम उसके फ्यूचर वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट कर सकें। और जो टाइम सीरीज़ के अंदर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो हम इस लेसन के अंदर पढ़ने वाले हैं, दीज आर द 9 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। स्कोटास्टिक्स प्रोसेस किसे कहते हैं, स्टेशनरी प्रोसेस, प्योर रैंडम प्रोसेस, नॉन स्टेशनरी, इंटीग्रेटेड वेरिएबल्स, रैंडम वॉक मॉडल्स, को इंटीग्रेशंस, deterministic and stochastic strand, unit root test. Also we will discuss ARIMA and WAR model in time series. So बिना किसी देरी के आज की हमारी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्कोटास्टिक प्रोसेस, जिसको हम रैंडम वेरिएबल्स के नाम से भी जानते हैं, जहां पर हम रैंडम वेरिएबल्स के डाटा को कलेक्ट करते हैं एक टाइम ऑर्डर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल वाई डिनोट करता है एक रैंडम वेरिएबल्स को और यह एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है तो हम इसको डिनोट करेंगे वाई ब्रैकेट टी के रूप में, और अगर यह एक डिस्क्रीट वेरिएबल है तो इसको अपन डिनोट करेंगे वाई, जो टी होगा उसके नीचे लग जाएगा। ये एक सिंपल नोटेशन है ये दिखाने के लिए कि जो हमारा वेरिएबल है वो कॉन्टिन्यूअस है या डिस्क्रीट है। एंड सेकंड कंसेप्ट आता है स्टेशनरी स्कोटास्टिक प्रोसेस, कि जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल्स का, कोई भी एक रैंडम वेरिएबल्स का जिसके अंदर किसी भी प्रकार की बायसनेस नहीं है, हम अनबायस्ड होकर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या वो रैंडम वेरिएबल्स, रैंडम प्रोसेस वो स्टेशनरी है? तो स्टेशनरी की जो कंडीशन होती है दैट इज़ कि क्या उसका जो मीन, उसका वेरिएंस कांस्टेंट है ओवर द टाइम पीरियड, एंड उसका जो कोवेरिएंस है बिटवीन टू टाइम पीरियड्स डिपेंड करता है ओनली ऑन द डिस्टेंस आवर गैप बिटवीन टू टाइम पीरियड, नोट द एक्चुअल टाइम व्हेन द कोवेरिएंस इज कंप्यूटेड। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जब हमारा मीन वेरिएंस कांस्टेंट होगा ओवर द टाइम पीरियड, और जो हम कोवेरिएंस निकाल रहे हैं दो टाइम पीरियड के बीच में, वो बेसिकली डिपेंड करता है उनके टाइम गैप के ऊपर, ना कि जब उसको कंप्यूटेड किया जाता हो। जब ये चीज़ें जब हम रैंडम वेरिएबल को कंप्यूट करते हैं तो इसको आप कहते हैं दोस्तों स्टेशनरी स्कोटास्टिक्स प्रोसेस, या इसको हम कह सकते हैं वीकली स्टेशनरी, कोवेरिएंस स्टेशनरी, सेकंड ऑर्डर स्टेशनरी, वाइड सेंस या स्कोटास्टिक प्रोसेस। ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं और इसके जो फॉर्मूले हैं या फिर इसकी जो मेथडोलॉजी है दैट इज़ बेसिकली मीन, वेरिएंस एंड कोवेरिएंस, जिसके द्वारा हम इन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब एक रैंडम वेरिएबल को हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसका मीन और वेरिएंस कॉन्स्टेंट आ रहा है, इसका मतलब जो मीन है वो अपनी सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर वो एक स्टेशनरी है इसका मतलब हम उसको फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू हम फ्यूचर के लिए बता सकते हैं कि फ्यूचर में इस पर्टिकुलर वेरिएबल्स की क्या वैल्यू रहने वाली है। उसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है स्ट्रिक्टली स्टेशनरी। तो स्ट्रिक्टली स्टेशनरी तब हम एक सीरीज़ को कहते हैं जब उसके सभी मोमेंट क्या हो दोस्तों, वो कांस्टेंट हो जाए, ऑल द मोमेंट ऑफ इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस एंड नॉट जस्ट फर्स्ट टू। जो हम मोमेंट के अंदर जो बात होती है दोस्तों, उसकी पहला मोमेंट होता है मीन, देन आता है वेरिएंस, उसके बाद आता है स्क्यूनेस, देन आता है कुर्टोसिस। तो सभी मोमेंट जो है दोस्तों वो बेसिकली टाइम के साथ इनवेरिएंट हो, मतलब वो बदले ना, तब बेसिकली उसको आप कहेंगे स्ट्रिक्टली स्टेशनरी प्रोसेस दोस्तों। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है प्योर रैंडम। प्योर रैंडम या इसको आप कहते हैं वाइट नॉइस प्रोसेस। इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है कि जो हमारी एरर का जो वेरिएंस आता है, जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो कुछ एरर आएगा, तो एरर का अगर वेरिएंस दोस्तों कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द पीरियड, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक डाटा कलेक्ट किया, ये वाई कैप, ये बेसिकली दोस्तों ये हम लगा सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा ओरिजिनल डाटा है, ये हमारा टाइम पीरियड है, ये एक वाई वेरिएबल है, और यहाँ पर ये जो बॉक्स है ये बेसिकली हमारे वाई आई हैं और ये मेरा वाई कैप है। तो अगर ये जो एरर आ रहा है बेसिकली एक्चुअल आई और हमारा जो एस्टिमेटेड वाई कैप है उसके बीच का जो एरर है दोस्तों, इसका जो वेरिएंस अगर थ्रू आउट द टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है तो ऐसे प्रोसेस को आप कहते हैं प्योर रैंडम और वाइट नॉइस प्रोसेस। और अगर हमारी मॉडल के अंदर जो हमारी एरर है वो वाइट नॉइस है, वो रैंडम है, वो प्योरली रैंडम है, तब आप उस सीरीज़ को कहते हैं स्टेशनरी सीरीज़, और इसको दोस्तों आप गॉसन वाइट नॉइस प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। और जब हमारा एरर का वेरिएंस कांस्टेंट नहीं रहता, वाइट नॉइस नहीं होती हमारे एरर के अंदर, तब उस प्रोसेस को आप कहते हैं नॉन स्टेशनरी स्कोटास्टिक प्रोसेस दोस्तों, जिसके अंदर जो सबसे पहला जो मॉडल के अंदर मॉडल है दैट इज बेसिकली रैंडम वॉक मॉडल, जिसके अंदर दो मॉडल होते हैं, रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट जिसके अंदर किसी भी प्रकार का इंटरसेप्ट नहीं होता, इसका मतलब वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट इसका मतलब उसके अंदर कोई कांस्टेंट टर्म होती है। सो दैट इज़ वेरी सिंपल थिंग, जहाँ पर हमारा जो वाई वेरिएबल होगा वो वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, ना कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा। और सबसे पहला जो इसके अंदर मॉडल आता है रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का इंटरसेप्ट नहीं दिया हुआ है, वाई टी डिनोट करता है प्रेजेंट वैल्यू को इक्वल टू होती है उसकी प्रीवियस वैल्यू प्लस में एरर टर्म। एरर टर्म का मतलब होता है कि एक रैंडम सोक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं दोस्तों कि यहाँ पर y1 इक्वल टू है उसकी इनिशियल वैल्यू प्लस एरर टर्म, y2 इक्वल टू है y1 प्लस
सेकंड एरर टर्म दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इनिशियल वैल्यू के अंदर ही एरर टर्म को जोड़कर करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। और इसी प्रकार से यहाँ पर हम आगे y3 y4 निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रोसेस के अंदर तो अगर हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो इनिशियल वैल्यू के अंदर हम प्लस कर देते हैं समेशन ऑफ एरर टर्म। तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, इसका अर्थ हुआ कि अगर मान लो कोई एक स्टॉक मार्केट है और स्टॉक मार्केट के अंदर हम टुमारो का जो प्राइस है हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिस ऑन द टुडे प्राइस। तो अगर ऐसा हो जाएगा कि फ्यूचर में क्या कल का जो है मार्केट के अंदर किसी भी स्टॉक का क्या प्राइस होने वाला है, अगर आज मैं उसको 100% प्रिडिक्ट कर लेता हूँ आज की वैल्यू के बिहाफ पर, तब तो हर एक व्यक्ति मिलीनियर बन जाएगा। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस कारण, और इसका एक और जो रीज़न होगा कि यहाँ पर हम मीन तो फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन जो इसका वेरिएंस होगा वो वेरिएंस लगातार बढ़ता जाएगा। वेरियस जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा, जैसे जैसे y4 y6 y7 निकालेंगे, तो जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा तो हमारा वेरिएंस बढ़ेगा। और जिसका अगर वेरिएंस बढ़ता है, तो अगर किसी भी सीरीज़ का दोस्तों अगर वेरिएंस बढ़ेगा, इसका मतलब जो उसका मीन होगा, उसके मीन से जो डाटा है ओरिजिनल डाटा वो बहुत ज़्यादा दूरी पर बिखरा हुआ होगा, जिसके कारण हमारा जो मीन है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा और जो हमारी सीरीज़ होगी वो नॉन स्टेशनरी हो जाएगी, बिकॉज हमारा जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट नहीं है। और इस कारण इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली उसको आप कहेंगे नॉन स्टेशनरी सीरीज। और इसके अंदर जो एक और इम्पोर्टेंट बात है और जिसके कारण हम फ्यूचर की वैल्यू को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, हम ऐसा कह सकते हैं। और इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है जो पेपर में पूछी जाती है कि जो रैंडम शॉक की जब हम बात कर रहे हैं कि एक बार जो रैंडम शॉक लग जाता है, जो उसकी मेमोरी होती है वो इनफाइनाइट होती है। ऐसा पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि रैंडम वॉक रिमेंबर द शॉक फॉर एवर। फॉर एग्जाम्पल कि इंदिरा गांधी ने 1969 के अंदर 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, या फिर मनमोहन सिंह ने 1991 के अंदर जो है लिबराइजेशन पॉलिसीज को लेके आए थे। तो उसका जो इफेक्ट है हमारी इकोनॉमी के ऊपर आज भी हमें देखने को मिलता है। सो दैट्स वाई जो रैंडम शॉक होते हैं उसका इफेक्ट हमें थ्रू आउट द पीरियड देखने को मिलता है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो इसकी जो मेमोरी होती है रैंडम शॉक की वो इनफाइनाइट होती है, ऐसा पेपर में पूछा जा सकता है। देन ये तो था दोस्तों हमारा रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट। उसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट, जहां पर एक इंटरसेप्ट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो दोस्तों कि अगर रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट है तो अगर आप उसका फर्स्ट डिफरेंस ले लेते हैं, जैसे कि वाई टी माइनस इक्वल टू वाई टी माइनस वन इक्वल प्लस में एरर टर्म, तो आप अगर इसका फर्स्ट डिफरेंस लें दैट इज बेसिकली वाई टी माइनस वन इक्वल टू आ जाएगा हमारी एरर टर्म। तो इस प्रकार से दोस्तों हम एरर टर्म को फाइंड आउट कर विदाउट ड्रिफ्ट वाला जो हमारा कंसेप्ट था वहां पर जो नॉन स्टेशनरी कंसेप्ट था उसको आप स्टेशनरी बना सकते हैं, उसका पहला डिफरेंस लेके। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट के अंदर, अगर आप इसका फर्स्ट डिफरेंस लेते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म एक और निकल के आती है, जो चेंज इन वाईटी है उसके अंदर एरर टर्म प्लस में कांस्टेंट टर्म जो इंटरसेप्ट होगा वो भी इसके अंदर आएगा। और उसके बाद जो इसका जो वेरिएंस होगा दैट इज बेसिकली टी इंटू में स्टैंडर्ड एरर का स्क्वायर हम कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट डिफरेंस होगा रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट के अंदर, वहाँ पर हम उसको स्टेशनरी नहीं बना पाएंगे। जो सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं जिसको आप पढ़ सकते हो। उसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है, तो पेपर में ऐसा ही आता है कि अगर रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट है तो आप उसको फर्स्ट डिफरेंसिंग से वो स्टेशनरी नहीं बनेगी, लेकिन विदाउट ड्रिफ्ट है तो वो बन जाएगी। नाउ द कंसेप्ट इज यूनिट रूट दोस्तों। यूनिट रूट का क्या मतलब हुआ कि अगर वाई टी इक्वल टू है रो, इसको पी नहीं है दोस्तों, इसका नाम है रो इंटू में वाई टी माइनस वन प्लस में एरर टर्म। तो अगर यहाँ पर दोस्तों अगर रो की वैल्यू 1 हो जाती है, रो की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या हुआ कि करंट का जो प्राइस है हम उसके प्रीवियस प्राइस से 100% बता पा रहे हैं। मतलब कि वो स्टॉक मार्केट वाली बात होगी कि टुमारो का प्राइस हम टुडे प्राइस से हम 100% श्योरली बता पा रहे हैं। तो इस केस के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, नॉन स्टेशनरी सीरीज हो जाएगी, जहां पर हमारा वेरिएंस बढ़ता जाएगा, जिसके कारण दोस्तों बेसिकली किसकी प्रॉब्लम अराइज होगी, यूनिट रूट की प्रॉब्लम अराइज होगी। लेकिन अगर हमारी जो रो है यहाँ पर ये जो वैल्यू है दोस्तों उसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में आती है, मतलब कि वो टोटली 1 नहीं प्रेडिक्ट कर रहा, इस केस के अंदर उस सीरीज को आप कहेंगे स्टेशनरी सीरीज। तो ये बेसिकली यूनिट रूट का कंसेप्ट है जिसको आप आगे डिटेल में और भी समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में 2 कंसेप्ट आते हैं इसके अंदर, ट्रेंड स्टेशनरी और डिफरेंस स्टेशनरी दोस्तों। ट्रेंड स्टेशनरी का मतलब होता है कि विदाउट एनी डिफरेंसिंग जो हमारी सीरीज है वो पहले से ही स्टेशनरी है, हमें किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं लेना पड़ रहा। और डिफरेंस स्टेशनरी का मतलब होता है कि हमें डिफरेंस लेकर उसको नॉन स्टेशनरी से स्टेशनरी बनाना पड़ रहा है, उसके मीन एंड वेरिएंस को कांस्टेंट बनाना पड़ रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारा जो एक प्राइम फंक्शन है जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक प्राइम फंक्शन है वाई टी इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 इंटू में टाइम पीरियड प्लस में बीटा 3 वाई टी प्लस में यू टी दोस्तों। तो ये एक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर वाई टी -1 है, मतलब कि वाई टी की प्रीवियस वैल्यू।
और यहाँ पर y का मतलब होता है दोस्तों वेरिएबल्स, t का मतलब होता है टाइम पीरियड, ut का मतलब होता है एरर टर्म। तो अगर एक प्योर रैंडम वॉक मॉडल है तो प्योर रैंडम वॉक मॉडल का मतलब होता है कि मेरी जो सीरीज है वो स्टेशनरी है। इस केस के अंदर यहाँ पर जो बीटा 1 होगा दैट इज बेसिकली 0 होगा, बीटा 2 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये भी 0 होगी। और अगर यहाँ पर बीटा 3 की वैल्यू 1 हो जाती है तो यहाँ पर अगर मैं 1 रखता हूँ तो यह जो मॉडल बनता है दोस्तों दैट इज बेसिकली रैंडम वॉक मॉडल विदाउट ड्रिफ्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसका फर्स्ट डिफरेंसिंग लेता हूँ तो यह सीरीज कैसी बन जाएगी, वो स्टेशनरी बन जाएगी। यहाँ पर मैंने एक बात गलत कह दी थी कि यहाँ पर अगर ये बीटा 1 इक्वल टू 0 हो, बीटा इक्वल टू 0 हो तो ये स्टेशनरी बन जाएगा। नहीं दोस्तों, यह पहले मॉडल बनेगा हमारा रैंडम वॉक मॉडल विदाउट ड्रिफ्ट, और जब हमारा बीटा 3 इक्वल टू 1 होगा, बिकॉज ये 1 होगा अगर, तो ये बेसिकली ये मॉडल हमारा कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। उसके बाद में सेकंड है कि अगर बीटा 1 हमारा डज नॉट इक्वल टू 0 हो, बीटा 2 डज नॉट इक्वल टू 0 हो, बीटा 3 इक्वल टू 0 हो दोस्तों, तो यह मॉडल हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा। और यहाँ पर बेसिकली हम देख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड के साथ साथ जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली वाई को बताने का प्रयास कर रहा है कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है तो वैसे वैसे जो करंट जो हमारी टुमारो की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है टाइम पीरियड के ऊपर। तो इस सीरीज को आप कहेंगे दोस्तों ट्रेंड स्टेशनरी प्रोसेस, जिसको आप कह सकते हैं TSP। और उसके बाद में यहाँ पर बीटा 1 और बीटा 2 नोट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं है, वो थ्रू आउट द टाइम पीरियड चेंज होते रहते हैं। और अगर हमने बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू को प्रेडिक्ट कर लिया तो हम परफेक्टली प्रेडिक्शंस कर सकते हैं फ्यूचर के बारे में। उसके बाद में हमारे एक जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है इंटीग्रेटेड सीरीज दोस्तों। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि हमने अब कोई भी एक सीरीज है उसको स्टेशनरी बनाने के लिए उसको कितनी बार डिफरेंसिंग लेना पड़ रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा है आई का मतलब इंटीग्रेटेड इक्वल टू 0, इसका मतलब हमने कोई भी डिफरेंसिंग नहीं लिया है, वो सीरीज पहले से ही स्टेशनरी है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ आई इक्वल टू 1, इसका मतलब मैंने एक बार स्टेशनरी उसको एक बार डिफरेंसिंग लेके उसको स्टेशनरी बनाया है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ आई इक्वल टू 4 तो इसका मतलब मैंने उसको 4 बार डिफरेंसिंग लेकर उसको स्टेशनरी बनाया है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अगर xt एक सीरीज है जो बेसिकली स्टेशनरी है, बिकॉज यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, yt एक सीरीज है जिसका मैंने फर्स्ट डिफरेंस लेकर उसको स्टेशनरी बनाया है, इसका मतलब yt एक नॉन स्टेशनरी सीरीज है। तो अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन सम करता हूँ, एक लीनियर कॉम्बिनेशन अवर सम ऑफ स्टेशनरी एंड नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज दोस्तों, वो एक नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज बन जाएगी। जब मैं कॉम्बिनेशन करता हूँ स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी का तो सीरीज कैसी बनेगी, नॉन स्टेशनरी बनेगी। और अगर xt बिलोंग करता है आई डी, दैट इज बेसिकली उसको कितनी बार डिफरेंसिंग लेंगे, और जेड टी इक्वल टू है अल्फा प्लस बीटा एक्स टी इक्वल टू आई डी दोस्तों। तो ए और बी यहाँ पर कांस्टेंट है, दैट इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई डी सीरीज इज आल्सो आई डी। सो यहाँ पर अगर मेरा एक्स टी एक नॉन स्टेशनरी सीरीज है तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, जो मेरा जेड टी होगा वो भी स्टेशनरी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर एक्स टी इक्वल टू क्या है, एक्स टी इसका मतलब आई डी कोई इसका डिफरेंसिंग है, और यहाँ पर जो जेड टी है वो भी इसी के इक्वल है। तो अगर यहाँ पर मेरा एक्स टी स्टेशनरी है तो मेरा जेड टी भी स्टेशनरी हो जाएगा। उसके बाद में इसके अंदर एक और कंसेप्ट आता है कि अगर मेरा एक्स टी कोई एक सीरीज़ है उसका डिफरेंसिंग है D1 और वाई टी एक सीरीज़ है उसका डिफरेंसिंग है D2, और यहाँ पर जेड टी जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है बेसिकली अल्फा प्लस बीटा, वो बेसिकली बिलोंग करता है D2 से, भी इसका D2 लेते हैं तब उसका वो डिफरेंसिंग बन जाता है। तो इस केस के अंदर दोस्तों हमारा जो D1 होगा वो D2 से छोटा होगा। इसका मतलब जो XT है वो पहले से ही स्टेशनरी बन जाएगा एज कंपेयर टू YT दोस्तों। तो ये एक बेसिक इसका कंसेप्ट होता है, बिकॉज यहाँ पर हमने सम किया है और उसके बाद इस सम को अगर हमें स्टेशनरी बनाना है तो उसका D2 क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, मतलब कि D2 बार हमें उसका डिफरेंसिंग लेना पड़ेगा। तो इस केस के अंदर जो D1 होगा वो छोटा होगा। तो ये बेसिकली पेपर में शायद इस टाइप से चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे। नाउ दोस्तों हम यूनिट रूट टेस्ट को देखते हैं, जहाँ पर ये सिंपल इक्वेशन हमारी दी गई है और अगर रो की वैल्यू इसके बीच में अगर रिलाई करती है तो हमारी सीरीज़ स्टेशनरी होगी, अगर वो रिलाई नहीं करती है तो हमारी सीरीज़ नॉन स्टेशनरी होगी और हमारा जो वेरिएंस है वो बढ़ता जाएगा, जिसके कारण हमारा जो मीन आएगा वो फ्यूचर की वैल्यू को प्रेडिक्ट करने वाला नहीं होगा। तो अब इस केस के अंदर दोस्तों मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को बनाने के लिए मैं दोनों साइड, इस इक्वेशन के दोनों साइड YT माइनस से डिफरेंसिंग ले लेता हूँ, जिससे यहाँ पर दोस्तों मेरा रो -1 ब्रैकेट में आ जाता है और YT -1 यहाँ पर मेरा कॉमन आ जाएगा। और उसके बाद जो YT -1 दोस्तों डिनोट करता है मेरे चेंज इन YT को, जो इक्वल होगा, और यह मैंने जो रो -1 है इसको मैंने लैम्डा के रूप में लिख दिया है, और उसके बाद जिसको आप फर्स्ट डिफरेंसिंग कह सकते हैं। और अगर दोस्तों मेरा जो नल हाइपोथेसिस होगा कि यहाँ पर अगर लैम्डा की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, इसका मतलब क्या हुआ, रो की वैल्यू 1 हुई, और यहाँ पर मेरा जो नल हाइपोथेसिस क्या कहेगा
कि अगर लैम्डा इक्वल टू 0 है, इसका मतलब मेरी जो सीरीज है वो नॉन स्टेशनरी है। और अल्टरनेटिव होगा कि लैम्डा की वैल्यू लेस देन 0 है, और अगर लैम्डा की वैल्यू लेस देन 0 आती है, इसका मतलब रो इक्वल टू 1 नहीं है, और रो जो है -1 और 1 के बीच में रिलाय करता है, और इस केस के अंदर मेरी जो सीरीज होगी वो स्टेशनरी बन जाएगी। तो यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द टाइम सीरीज के जो मेथड होते हैं वो नल हाइपोथेसिस में रखते हैं कि मेरी सीरीज नॉन स्टेशनरी है, अल्टरनेटिव में रखते हैं कि मेरी सीरीज स्टेशनरी है दोस्तों। लेकिन एक टेस्ट ऐसा आता है जो बेसिकली इसके अपोजिट होता है, जो नल के अंदर बेसिकली उसको स्टेशनरी मान के चलता है। और अब बात आती है दोस्तों कि इसको हम नल हाइपोथेसिस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आप टी टेस्ट को यूज़ नहीं करते हैं, इसके लिए आप यूज़ करते हैं टाउ स्टैटिस्टिक्स दोस्तों। ये टाउ स्टैटिस्टिक्स जो बेसिकली कंप्यूट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ मोंट कार्लो सिमुलेशंस टेक्निक के द्वारा। और इस टाउ स्टैटिस्टिक्स को ही दोस्तों आप लिटरेचर के अंदर डिकी फुलर टेस्ट के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, तो बस इतना ही इसका कंसेप्ट है। और यहाँ पर ये इक्वेशन दी हुई है रैंडम वॉक की। रैंडम वॉक दैट इज बेसिकली रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट, एंड वाइट टी इज ए रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट अराउंड ए डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड दोस्तों, बिकॉज यहाँ पर बीटा इंटू टी दिया हुआ है कि जहाँ पर β1 और β2 कांस्टेंट नहीं है। और यहाँ पर ये सिंपल अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस को बताया गया है। उसके बाद में हमारा कंसेप्ट आता है ऑग्यूमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट क्या होता है। तो जब दोस्तों हमारा जो एरर टर्म है वो अनकोरिलेटेड होता है अदर एरर टर्म के साथ, तब तो आप यूज़ करते हैं डिकी फुलर टेस्ट। इसका मतलब जब हमारी एरर टर्म एक दूसरी एरर टर्म के साथ में कोरिलेटेड नहीं होती है, तो उसके अंदर ऑटो कोरिलेशन की तो प्रॉब्लम नहीं है, सीरियल कोरिलेशन की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो कोरिलेटेड हो जाती है, इस केस के अंदर दोस्तों आप यूज़ करते हैं एग्यूमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट, जब हमारे सीरीज़ के अंदर बेसिकली प्रॉब्लम आती है ऑटो कोरिलेशंस की। और टाइम सीरीज़ के अंदर बेसिकली हम देखते हैं ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम आती है। और जो हमारे जो क्रॉस सिलेक्शन डाटा होते हैं वहाँ पर बेसिकली हमें हेट्रो की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जहाँ पर हमारा वेरिएंस कांस्टेंट नहीं रहता। उसके बाद में और जो हम एग्यूमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये बेसिकली उसकी इक्वेशन हो जाती है, जहाँ पर हम जो लैग्ड वैल्यू होती है डिपेंडेंट वेरिएबल्स की या फिर उस वेरिएबल की, उस लैग्ड वैल्यूज़ को आप ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। लैग्ड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल को जोड़कर आप डिकी फुलर एग्यूमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है फिलिप्स पियर्सन यूनिट रूट टेस्ट दोस्तों। तो अब तक हमने डिकी फुलर की बात की, एग्यूमेंटेड डिकी फुलर की बात की। तो जो हमारा पीपी टेस्ट होता है दोस्तों, वो भी बेसिकली यूनिट रूट को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, और जो बेसिकली होता है हमारा एक नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है टू केयर ऑफ सीरियल कोरिलेशंस। जैसे आप डिकी फुलर यूज़ कर रहे थे सीरियल कोरिलेशन के अंदर, आप पीपी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं जब हमारी सीरीज नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिकल मेथड जब हम यूज़ करते हैं। नॉन पैरामेट्रिक का मतलब होता है जो कि बेसिकली किसी भी प्रकार की अजम्पशंस को लेकर नहीं चलते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होना चाहिए, वेरिएंस कांस्टेंट हो, इस प्रकार की बातों को नहीं लेके चलते। जहां पर सीरियल कोरिलेशन इन एरर टर्म विदाउट एडिंग लैग डिफरेंसिंग टर्म दोस्तों, कि यहाँ पर तो हमने लैग्ड वैल्यूज़ को लिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की लैग्ड वैल्यूज़ को लेने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंस एसोपोंटिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है दोस्तों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पीपी टेस्ट इज सेम एज एग्यूमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट, कि जैसा इस टेस्ट के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वैसा ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस टॉपिक को आप ज़्यादा प्रेशर में नहीं डालते, लेकिन हम इतना ही ध्यान में रखते हैं कि पीपी टेस्ट भी आल्सो यूज इन टाइम सीरीज टू फाइंड आउट द उस सीरीज़ को दोस्तों बेसिकली स्टेशनरी बनाने के लिए आप ऐसा करते हैं। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है कि जो हमें कौन सी वी हैव डिस्कस्ड सेवरल यूनिट रूट टेस्ट एंड देर आर सेवरल मोर, और भी और हो सकते हैं, लेकिन इसमें से कौन सा यूज़ करें वो डिपेंड करता है दोस्तों उसके साइज़ एंड पावर के ऊपर। साइज़ से हमारा मतलब होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर की। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर 5% है तो टाइप 1%, तो लेवल
टाइप 1 एरर होने के चांसेस कितने होंगे दोस्तों, दैट इज बेसिकली 5%। एंड बाय द पावर ऑफ टेस्ट का मतलब होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। जब हमारा नल हाइपोथेसिस फॉल्स होता है तब उसका पर रिजेक्ट कर देते हैं, तो हमारी पावर ऑफ टेस्ट को बताता है कि नल हाइपोथेसिस गलत था, कि हमारी सीरीज नॉन स्टेशनरी है, ये बात गलत है, तो उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। तो दैट इज बेसिकली पावर ऑफ टेस्ट। और जिसको आप टाइप 2 एरर से स्टेप घटाकर बेसिकली फाइंड आउट करते हैं, दैट इज पावर ऑफ टेस्ट होता है 1 माइनस बीटा 2। बीटा 2 डिनोट करता है टाइप 2 एरर को। और टाइप 2 एरर होता है जब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं जब वो फॉल्स होती हो। सो दैट इज ए बेसिक सिंपल फंडामेंटल थिंग्स। एंड इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज बेसिकली टेस्टिंग ऑफ कोइंटीग्रेशन। सो कोइंटीग्रेशन हम यूज करते हैं जब हमारी दो सीरीज नॉन स्टेशनरी हो, लेकिन जब उनको आप कंबाइंड कर देते हैं तो वो स्टेशनरी बन जाती है। तो इस केस के अंदर जो बीटा आएगा दैट इज बीटा जो डिनोट करता है दैट इज वाई इक्वल टू बीटा 2 वाई टी माइनस 1 प्लस में एरर टर्म। तो जो बीटा होगा दोस्तों वो बीटा हम डिकी फुलर या एग्यूमेंटेड डिकी फुलर से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, वो इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंस वैल्यू हमें नहीं देंगे। इसके लिए हमें यूज़ करना होगा एंजल ग्रेंजर और एग्यूमेंटेड एंजल ग्रेंजर दोस्तों। जैसे हम डिकी फुलर यूज़ कर रहे थे जब एरर टर्म बेसिकली नॉन कोरिलेटेड है, और एग्यूमेंटेड डिकी फुलर यूज़ कर रहे थे जब हमारी एरर टर्म कोरिलेटेड हो जाती है। तो उसी प्रकार से हमारे एंजल ग्रेंजर और एग्यूमेंटेड एंजल ग्रेंजर टेस्ट यूज़ करते हैं इन केस ऑफ टेस्टिंग ऑफ कोइंटीग्रेशंस। और इसके अंदर एक और कंसेप्ट आता है एरर करेक्शन मैकेनिज्म्स, जो सबसे पहले यूज़ किया था सार्जन ने, और लेकिन उसको एंजल और ग्रेंजर ने फेमस कर दिया था फॉर डिसइक्विलिब्रियम्स एज एन इम्पोर्टेंट थ्योरम नोन एज एंजल ग्रेंजर रिप्रेजेंटेशन थ्योरम के नाम से आप इसको जानते हैं। इफ टू वेरिएबल्स x एंड y आर कोइंटीग्रेटेड, मतलब दो सीरीज को या दो वेरिएबल्स को हम कोइंटीग्रेटेड करते हैं, तो द रिलेशनशिप एक्सप्रेस्ड ऑफ टू कैन बी ECM दोस्तों। तो उस रिलेशनशिप को बताने के लिए आप एरर करेक्शंस मैकेनिज्म्स का यूज करते हैं इन कोइंटीग्रेशंस एप्लीकेशंस। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज बेसिकली जो एडवांस इकोनोमेट्रिक्स के अंदर जो कंसेप्ट है हमारे कि इकोनोमेट्रिक्स के अंदर किस प्रकार से आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो देर आर 5 अप्रोच बेसिकली। सबसे पहला है हमारा एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग फंक्शन, देन सिंगल इक्वेशन एंड देन साइमल्टेनियसली इक्वेशन। देन हम बात करते हैं ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज, जिसको आप अरिमा के नाम से जानते हैं। एंड पांचवा हमारा आता है वेक्टर ऑटो कोरिलेशंस मॉडल दोस्तों। सो दोस्तों यहाँ पर जो पहला हमारा मॉडल है एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड, जिसके कई नाम हैं, दैट इज बेसिकली सिंगल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, होल्ट लीनियर मेथड, होल्ट विंटर मेथड्स, एंड देयर आर वेरिएशंस। सो आपको इनको केवल नाम ध्यान में रखने हैं। उसके बाद सेकंड हमारा मॉडल है फोरकास्टिंग का सिंगल इक्वेशन रिग्रेशन मॉडल, जो बुक में भरा पड़ा है, बिकॉज ऑल जो हमने डिस्कस किया वो सभी सिंगल इक्वेशन रिग्रेशन मॉडल्स थे। एंड तीसरा हमारा आता है अरिमा, दैट इज बेसिकली ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज मॉडल दोस्तों, जिसको आप बीजी बोक्स जेंकी टेस्ट मेथडोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसको टेक्निकली आप अरिमा के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर ना तो सिंगल इक्वेशन यूज की जाती है ना ही साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूज की जाती हैं। और इसको जहां पर हम बेसिकली एनालाइज करते हैं द प्रोबेबिलिस्टिक और स्कोटास्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ इकोनॉमिक टाइम सीरीज अंडर द फिलोसफी ऑफ द डाटा स्पीक देमसेल्फ। भी डाटा खुद में खुद बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जो डाटा है अपने बारे में खुद जानकारी देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो टेक्निक होती है दोस्तों अरिमा के अंदर, हम ये अगर वाई टी एक वेरिएबल है तो हम इसकी पिछली वैल्यूज को ही कंसीडर करते हैं, हम किसी भी प्रकार का इंडिपेंडेंट या फिर एक्सोजेनियस वेरिएबल्स इस मॉडल के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। साधारण भाषा में कहूँ दोस्तों कि हम यह जानना चाहते हैं कि एक बच्चे की एजुकेशन के अंदर उसकी क्वालिटी कैसी है, वो अगली क्लास के अंदर कैसा परफॉर्म करेगा। तो इसके लिए हम एक तो टेक्निक ये है कि हम उसको इफेक्ट करने वाले जितने भी डिटर्मिनेट्स हैं, लाइक उस पापा की इनकम हो गई, उसके दोस्तों का सर्कल देखें वो किस प्रकार का है, वो किस प्रकार से पढ़ता है, उसकी टेक्निक कैसी है, अगले सब्जेक्ट वो कौन से चूज करने वाला है। तो दीज आर बेसिकली एक्सोजेनियस फैक्टर्स जो उसको इफेक्ट कर सकते हैं, जिसके बिहाव पर आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि अगली क्लास में वो कैसा परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, उसकी पिछले 10 क्लास का जो परफॉर्मेंस है उसको अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं, तब ये सारे के सारे वेरिएबल्स, जितने भी जो एक्सोजेनियस वेरिएबल्स हैं, वो सारे के सारे वेरिएबल्स दोस्तों उसी के अंदर समाहित हो जाएंगे। तो दैट्स वाई यहाँ पर डाटा अपने आप ही बोलने लग जाता है। और यहाँ पर हम क्या लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर वाई टी
को एक्सप्लेन करने के लिए हम किसी भी प्रकार का रिग्रेसर्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं yt को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी पास्ट और लैग्ड वैल्यूज़ को लेते हैं, जिससे डाटा अपने आप स्पीक करता है अरीमा मॉडल के अंदर। और यहाँ पर और इसीलिए इस मॉडल को दोस्तों समटाइम्स एथोरेटिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं, जो पेपर में पूछ सकते हैं कि अरीमा मॉडल को क्या कहते हैं। एथोरेटिक मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है, एंड बिकॉज दे आर नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम इकोनॉमिक थ्योरी, ये किसी इकोनॉमिक थ्योरी से ड्राइव नहीं किया जाता। एंड द इकोनॉमिक थ्योरी आर ऑफन बेस्ड ऑन साइमल्टेनियसली इक्वेशन मॉडल। दोस्तों वो साइमल्टेनियसली इक्वेशन मॉडल के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ओनली ऑन उसकी लैग्ड वैल्यूज को ही परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद में इसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप होता है AR का मतलब होता है दोस्तों ऑटो रिग्रेसिव, जहां पर उसकी पास्ट वैल्यूज को लिया जाता है। दैट इज बेसिकली जो इक्वेशन के अंदर लिखा हुआ है, जिसको आप देख सकते हो। और AR1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर, मतलब कि पिछले 1 साल की वैल्यू। AR2 का मतलब होता है 2 साल की वैल्यू, 30 साल, 4 साल, 5 साल, इस प्रकार से दोस्तों। उसके बाद में MR का मतलब होता है, और यहाँ पर हमें जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है दैट इज बेसिकली P। और उसके बाद मूविंग एवरेज के अंदर बेसिकली हम एरर टर्म को लेते हैं, पिछले साल की एरर टर्म, उससे अगले साल की एरर टर्म, उससे पिछले साल की एरर टर्म। सो दिस आर द बेसिक कंसेप्ट, और इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो उसको आप कहते हैं ARMA दोस्तों, ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज। और उसके बाद में इसके अगर हम स्टेप की बात करें बोक्स-जेंकिंग टेस्ट की दोस्तों, कि किस प्रकार से उसको कंप्यूट किया जाता है, तो इसका जो पहला जो स्टेप होता है कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो हमारी सीरीज है वो स्टेशनरी है या नहीं। इस एंड दिस स्टेप कैन बी डन बाय कंप्यूटेड द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ACF एंड द पार्सल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन दोस्तों, या फिर आप फेमस यूनिट रूट टेस्ट यूज कर सकते हैं इसको कंप्यूट करने के लिए कि हमारी सीरीज स्टेशनरी है या नॉन स्टेशनरी है। एंड देन the correlograms associated with ACF and PACF are often good visual diagnostic tools दोस्तों to make the series stationary। एंड अगर वो स्टेशनरी नहीं है तो आप उसको बेसिकली उसका डिफरेंसिंग ले सकते हैं, ये 2 या 3, जिससे आप उस सीरीज को स्टेशनरी बना सकते हैं। और ACF और PCF of the stationary time series are often computed to find out if the series is purely autoregressive और purely moving average type। अगर इन दोनों का मिक्स हो दोस्तों, तब वहां पर आप P और Q की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। और ARMA प्रोसेस टू बी फिटेड, उसको फिटेड करने का प्रयास किया जाता है। और यहां तक हमारा जो मॉडल है दोस्तों दैट इज बेसिकली टेंटेटिव मॉडल्स दोस्तों। टेंटेटिव जो मतलब कि 100% श्योर नहीं है y की वैल्यूज को प्रेडिक्ट करने के लिए, तो द मॉडल टेंटेटिव मॉडल इज देन एस्टिमेटेड। उसके बाद उसको एस्टिमेट करने का प्रयास किया जाता है। इफ अगर द रेजिडुअल फ्रॉम दिस टेंटेटिव मॉडल आर एग्जामिन्ड, जो अगर उस मॉडल के अंदर से जो रेजिडुअल है, एरर टर्म है, वो बेसिकली व्हाइट नॉइस है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका वेरिएंस कांस्टेंट रहता है, तो इस केस के अंदर दोस्तों हम गुड अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं अंडर दिस स्कोटास्टिक्स प्रोसेस दोस्तों। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से हम इसी टेक्निक को दोबारा से यूज करते रहते हैं, डिफरेंसिंग करते रहते हैं, सीरीज को स्टेशनरी बनाने का प्रयास करते हैं। सो दैट्स वाई इस मेथड को दोस्तों जो बीजी मेथड है उसको आप इरिटेटिव मॉडल के नाम से भी जानते हैं। सो दिस इज द वूल प्रोसेस ऑफ अरीमा टेक्निक दोस्तों। उसके बाद हमारा मॉडल आता है दोस्तों VR, वेक्टर ऑटो कोरिलेशन रिग्रेशन मॉडल, जो बेसिकली ट्रूली साइमल्टेनियसली इक्वेशन है इन दैट ऑल वेरिएबल्स रिगार्डेड एज एंडोजीनियस। यहाँ पर सभी वेरिएबल्स एंडोजीनियस होते हैं। जैसे अरीमा के अंदर तो केवल एक ही वेरिएबल्स के हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, वॉर मॉडल के अंदर हम नंबर ऑफ, जैसे y x z नंबर ऑफ वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं और सभी वेरिएबल्स की एंडोजीनियस वैल्यूज को लेते हैं दोस्तों इसके अंदर। तो वहाँ पर हम एक ही वेरिएबल्स की लंबे टाइम तक स्टडी करते हैं, उसके पास्ट वैल्यूज़ को लेते हैं। और वॉर मॉडल के अंदर आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स की एंडोजीनियस वैल्यूज़ को लेते हैं, पास्ट वैल्यूज़, लैग्ड वैल्यूज़ को लेते हैं, देन ट्राई टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द मॉडल दोस्तों। सो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम सीरीज़। यहाँ तक जो मेन कंसेप्ट थे दोस्तों, इनको समझने के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। आप इसको यहाँ पर स्टडी कर सकते हो, और इसकी जो PDF होगी मैं क्लासरूम में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, जहाँ पर मेरे सभी नोट्स एंड सारा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको एक साथ मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।